ये कहानी है एक FBI एजेंट की जो खतरनाक लोगों की एक टीम बनाता है ताकि उन आतंकवादियों को सजा दे सके जिन लोगों ने सऊदी अरेबिया में अमेरिकन पे हमला किया था। सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द किंगडम के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता लगता है कि 1932 में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की स्थापना हुई थी। हर तरफ लोग बसने लगे, मगर लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इनके पास पानी नहीं था, तो सब पानी की तलाश में लग गए। कुछ वक्त के बाद उन्हें पानी तो नहीं मिला, मगर उनके हाथ जो लगा वो पानी से भी कीमती था, वो था तेल। फिर धीरे धीरे ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। उस वक्त वहाँ का जो राजा था उसने निश्चय किया कि वो तेल को बेचेगा बाकी देशों को, ताकि इनके पास बहुत सारा पैसा आए और उन पैसों की मदद से हर तरीके की चीजों की यहाँ पर स्थापना कर सके। मगर कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई, मगर सरकार किसी की बात नहीं सुनता था। हर जगह व्यापार शुरू हो गया। इन चीजों से कुछ लोग इतने भड़क गए कि उन लोगों ने आतंकवादी संगठन बना लिया और धीरे धीरे लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि कुछ समय के बाद अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया और वो आ गया मिडिल ईस्ट के सारे देशों में। मगर कुछ भी नहीं रुका, ना ही व्यापार और ना ही आतंकवाद। और देखते ही देखते सन 2000 आ गया जब सऊदी नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया और अमेरिका नंबर 1 कंज्यूमर। मगर ये लड़ाई ऐसे ही बढ़ती रही और थोड़े समय के बाद अमेरिका के ऊपर 9/11 का अटैक हुआ। इस अटैक ने पूरे अमेरिका को हिला करके रख दिया। तब FBI ने अपनी एक अलग फोर्स बनाई जो सिर्फ ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ेगी। वर्तमान समय में हमारे सामने सऊदी का दृश्य आता है। यहाँ पर हम बहुत सारे अमेरिकन को देखते हैं जो ऑयल कंपनीज के लिए काम करते हैं। जब ये लोग अपने परिवार के साथ समय बिता रहे होते हैं तभी यहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी घुसती है। 2 पुलिस वाले अंदर होते हैं जिनके हाथों में बंदूकें हैं। वो अंधाधुंध सब पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब हमें पता लगता है कि असली पुलिस वाले नहीं है, वो हर तरफ गोली चला रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। लोग भाग करके अपने अपने घरों में जाने लगते हैं, मगर वो वहाँ पर भी गोलियां चला रहे हैं। तभी सामने से एक गाड़ी आती है और ठोक देती है उनकी गाड़ी को। तब हम देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर एक असली पुलिस वाला है जो बाहर आता है और एक एक करके इन दोनों को मार देता है। तभी दूसरी तरफ हम एक और पुलिस वाले को देखते हैं जो सबकी मदद करने की कोशिश कर रहा है और सारे लोगों को बुला रहा है कि वो उसके पास है ताकि वो उन्हें बता सके कि किसको क्या करना है। जैसे ही उसके पास कुछ लोग आते हैं वो अपने आप को उड़ा लेता है, यानी ये भी एक आतंकवादी था। और दूर से उसके साथी ये तमाशा देख रहे हैं और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। उन्हें बहुत ही मजा आ रहा है इन लोगों को मरता हुआ देखने में। ये वही लोग हैं जिन्होंने सारी प्लानिंग की थी इन अमेरिकन को मारने की। तभी हमारे सामने अमेरिका का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक FBI एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है रोनाल्ड फ्लूरी। अभी वो अपने बेटे के साथ उसके स्कूल में आया हुआ है पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। तभी फ्रांसिस कॉल करता है सऊदी अरेबिया से और रोनाल्ड को बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। कुछ आतंकवादी कंपाउंड के अंदर घुसे और बहुत सारे मासूम लोगों को मार दिया। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ। अभी वो बात कर ही रहा होता है तभी एक और ब्लास्ट होता है और फ्रांसिस मारा जाता है उस ब्लास्ट में। इस हादसे ने अब सबको हिला करके रख दिया है। रोनाल्ड तुरंत पहुंचता है FBI के हेडक्वार्टर में और सबको बताने लगता है कि जो भी सऊदी अरेबिया में हुआ है उसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हमारे कुछ एजेंट्स भी। इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, मगर सबसे ज्यादा दुखी है एक लड़की जिसका नाम है जेनेट। जेनेट भी एक FBI एजेंट है। वो रोने लगती है। तब रोनाल्ड उसके पास आता है और जेनेट के कान में जाकर के कुछ कहता है। तब वो शांत हो जाती है और आकर के लोगों को बताने लगता है कि इनकी अगली प्लानिंग क्या है और वो कैसे बदला लेंगे इन सारी चीजों का, अब उन्हें कैसे काम करना है। तभी हमारे सामने फिर से सऊदी का दृश्य आता है। हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जिसने आतंकवादियों को मारा था। इस पुलिस वाले का नाम है हेथम, मगर उसका डिपार्टमेंट ही उसे पीट रहा है। सारे लोग उसे बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं और उसका सीनियर कहता है कि मुझे पूरी बात बताओ कि तुम उन लोगों के साथ आखिर काम क्यों कर रहे थे। उन सारे लोगों ने पुलिस वालों की यूनिफॉर्म को पहन करके रखा था और इसी तरीके से वो कंपाउंड के अंदर दाखिल हो पाए और यूनिफॉर्म का पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास है, यानी तुम हमेशा से उनके साथ मिले हुए थे। तब हेथम कहता है कि तुम सारे के सारे CCTV फुटेजेस को देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा था। वहाँ जाने के बाद मैंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। अगर मैं उनके साथ मिला होता तो मैं उन्हें जिंदा छोड़ देता ताकि वो और लोगों को मार पाते। इन सारी बातों को सुनने के बाद वो लोग सारे फुटेजेस को देखते हैं और सारी चीजों को देखने के बाद समझ जाते हैं कि हेथम शायद उनके साथ नहीं मिला हुआ था। तब उसका सीनियर आता है हेथम के पास और कहता है कि हमने फुटेजेस को देख लिया है, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, मगर इस बात को याद रखना, तुम्हें अभी जितनी भी चोट लगी है तुम कहोगे कि आतंकवादियों ने तुम्हें पीटा था, ना कि हमने। इतना कहने के बाद वो लोग हेथम को छोड़ देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं रोनाल्ड और जेनेट को। वो अपने सीनियर्स के पास आए हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें एक स्पेशल टीम बनाने की अनुमति चाहिए ताकि हम सऊदी जा सकें और उन सारे आतंकवादियों को सजा दे सके जिन लोगों ने इतने सारे मासूम लोगों को मारा है। मगर थोड़ी देर सोचने के बाद उनके सीनियर्स उन्हें मना कर देते हैं कि हम तुम्हें अनुमति नहीं
नहीं दे सकते। अब रोनाल्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो सीधा पहुंचता है एक दूसरी एजेंट के पास और उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सऊदी के एम्बेसडर से मेरी मीटिंग रखवाओ अभी के अभी, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। ये लड़की मीटिंग रखवा देती है और रोनाल्ड जाकर के मिलता है एम्बेसडर से और मिलते ही कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं FBI एजेंट हूँ और मेरी पहुंच कहाँ तक है। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करो। मुझे और मेरी टीम को जितनी जल्दी हो सके सऊदी भेजने का प्रबंध करो ताकि हम वहाँ जाएं और अपने मिशन को पूरा कर सकें। थोड़ी देर सोचने के बाद एम्बेसडर मान जाता है और आज रात ही ये लोग सऊदी के लिए निकल रहे हैं। रोनाल्ड ने अपनी पूरी टीम बना ली है। उसकी टीम की सबसे पहली मेंबर है जेनेट और दूसरा मेंबर है एडम लेविट जो कि एक एनालिस्ट है और तीसरा है ग्रांट स्काइस जो कि एक बॉम्ब एक्सपर्ट है। अब ये सारे लोग सऊदी पहुंचने वाले हैं मगर इनकी लैंडिंग से पहले प्रिंस की अनुमति चाहिए। प्रिंस अनुमति पे साइन कर देता है और फेरिस नाम के पुलिस वाले को कहता है कि ये सारे लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रहे हैं। ये 4 FBI एजेंट्स हैं और मैं ये केस अब्दुल मलिक नाम के पुलिस वाले को दे रहा हूँ। इन बातों को सुनने के बाद फेरिस प्रिंस को कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि अब्दुल मलिक कैसा आदमी है? उसने हमारी टीम के ही एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारा था। प्रिंस कहता है कि मुझे याद मत दिलाओ कि यहाँ पे क्या हुआ था। जितने भी आतंकवादी वहाँ पर आए थे उन लोगों ने पुलिस वालों के कपड़े पहन करके रखे थे, इसीलिए तुम अपने डिपार्टमेंट के बारे में मुझसे बात नहीं करोगे। तो फेरिस चुप हो जाता है और पहुंच जाता है एयरपोर्ट जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है इन चारों एजेंट से। वो सबसे पहले इनके पासपोर्ट्स लेता है, उसके साथ साथ वो सारे हथियार भी ले लेता है और लेकर के जाने लगता है इनके बेस पे। यहाँ पर वो सबको बताता है कि किसके लिए कौन से चीज का प्रबंध किया गया है। वो जेनेट से भी बात करता है और थोड़े मजाकिया तौर पे। अगले दिन ये सारे लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर सारे लोगों को मारा गया था। ये जगह देखने में बहुत ही भयानक लग रहा है। फेरिस सबको कहता है कि तुम लोग चीजों को देख सकते हो मगर किसी भी चीज को टच मत करना वरना दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये सारा का सारा काम अब्दुल मलिक करेगा। ये केस उसी के अंडर में है। उसी की अनुमति पर सारे सबूतों को बाहर लाया जाएगा। तभी यहाँ पर प्रिंस आता है और वो आकर के मिलता है सारे एजेंट से। रोनाल्ड से मिलने के बाद कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सारे लोग मेरे घर पे डिनर पे आओ। रोनाल्ड मान जाता है। उसके जाने के बाद वो चला जाता है एक अमेरिकी आदमी से बात करने के लिए। थोड़ी देर वो जैसे ही उससे बात करता है वो आदमी सीधा इशारा करता है फेरिस की तरफ और कहता है कि तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने मारा था हमारे सारे भाइयों को। ये सब के सब मिले हुए हैं। ये नफरत करते हैं हम अमेरिकियों से। देखते ही देखते वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब रोनाल्ड उसे शांत करवाने के बाद भेज देता है अंदर और आता है फेरिस के पास। उससे कहता है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हुई थी उन सारी चीजों को उन लोगों ने रिकॉर्ड किया था और रिकॉर्ड करने के बाद ब्रॉडकास्ट भी किया है और हमें पता है कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ से हुई थी। सामने जो घर है उसके छत से रिकॉर्डिंग हो रही थी, हमें वहाँ पर जाना है। तो फेरिस इन बातों को सुनने के बाद कहता है कि आप लोगों को वहाँ जाने देने की अनुमति नहीं है। तभी बाकी सिपाही भी चले आते हैं और बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं कि इन लोगों को जितनी चीज दी जा रही है वो उतने में खुश रहे, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। तब ये लोग भी गुस्सा हो जाते हैं और देखते ही देखते इनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मगर एक वक्त के बाद फेरिस सबको शांत करवाता है और इन्हें लेकर के चला आता है छत पे। यहाँ आने के बाद कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। 5 मिनट में हमें नीचे जाना है। लिविट सारी चीजों को देखता है और कहता है कि ये वही जगह है जहाँ से रिकॉर्डिंग की गई थी। हम उन सारे जगहों को देख सकते हैं जितने भी जगह उस वीडियो में थे। रोनाल्ड फेरिस की तरफ देखता है और कहता है कि जिन लोगों ने भी ये हमला करवाया है वो बहुत समय से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। वो पहली बार यहाँ पर नहीं आए थे, वो बार बार यहाँ पर आए हैं और यहाँ से उन लोगों ने सारी चीजों को देखा है कि कौन से लोग कब कहाँ पे होते हैं और पुलिस वाले कब कहाँ पे होते हैं। इतना कहते ही वो एक डेटोनेटर देता है फेरिस को। उसे कहता है कि ये मुझे नीचे मिला था, इससे हम इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर सकते हैं। फेरिस कहता है कि आज रात तुम लोगों को डिनर पे जाना है मगर एक बात को याद रखना, जेनेट वहाँ पे नहीं जा सकती क्योंकि वो एक औरत है। तुम्हें शायद यहाँ के नियम नहीं पता, इसीलिए मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। और रोनाल्ड मान जाता है। दूसरी तरफ हम आतंकवादियों के एक कमरे को देखते हैं। हर तरफ वो लोग बॉम्ब बना रहे हैं और यहीं पर रोनाल्ड की पूरी टीम की फोटो है, यानी जल्दी ये लोग मारने की प्लानिंग कर रहे हैं उसकी पूरी टीम को। कुछ समय के बाद प्रिंस का प्लेन आता है यहाँ पे और बड़े ही सुरक्षा के साथ इन सबको लेकर के जाया जाता है प्रिंस के महल पे। वहाँ जाते ही रोनाल्ड बात करता है प्रिंस से। इनकी घंटों बातें होती हैं। बातें करने के बाद वो कहता है कि मुझे पता है आपको कितना बुरा लगा है कि आपके देश में कुछ अमेरिकी लोगों को मार दिया गया। हम दोनों के मंसूबे एक ही हैं कि हम उन आतंकवादियों को सजा दें। फेरिस ने अब तक हमारी बहुत मदद की है, वो एक बढ़िया सिपाही है। मुझे लगता है कि अगर वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा तो हम जल्दी उन आतंकवादियों तक पहुंच जाएंगे। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये केस आप उसे दे दे। प्रिंस थोड़ी देर सोचता है और फेरिस को ये केस मिल जाता है, यानी अब इनके पास पूरी आजादी है, इन्हें कोई भी नहीं रोकने वाला। फेरिस के साथ मिलकर के रोनाल्ड जहाँ चाहेगा वहाँ जाएगा। अगले ही दिन से ये लोग अपने काम की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले लुइट उस गड्ढे के पास जाता है जहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ था। दूसरी तरफ हम जेनेट को देखते हैं। आतंकवादियों की जो लाशें मिली थी वो उनके ऑटोप्सी रिपोर्ट को देख रही है। तभी रोनाल्ड जाता है एक अमेरिकन फैमिली के पास। जितने भी मरे हुए आतंकवादी हैं उनकी तस्वीरें दिखा करके पूछता है कि क्या तुम लोगों ने इसे पहले देखा था?
तो एक महिला कहती है कि हाँ, मैंने इस आदमी को देखा था, वो यहाँ पर माली का काम कर रहा था 1 सप्ताह पहले। अब रोनाल्ड समझ जाता है कि इनकी प्लानिंग कब से चल रही थी। वो जैसे ही बाहर आता है, फेरिस उसे कहता है कि गाड़ी में बैठो, मेरे पास कुछ है। ये दोनों निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम जेनेट को देखते हैं। सबकी बॉडी से उसे अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स मिलते हैं, जिन्हें जोड़ने के बाद वो देखती है कि ये कंचे हैं। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर कंचा क्या कर रहा है। तभी हम ग्रांट को देखते हैं, जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। नीचे से उन्हें बहुत सारे रॉड्स मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद ग्रांट इस बात को समझ जाता है कि दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट किसी और चीज में नहीं बल्कि एम्बुलेंस के अंदर हुआ था। और वो आतंकवादी बहुत ही चालाक है। उन लोगों ने जानबूझ करके टैंक के पास ब्लास्ट किया, ताकि जहाँ पर ब्लास्ट हो वहाँ पर पानी भर जाए और किसी को भी पता ना लगे कि एम्बुलेंस में ब्लास्ट हुआ था। तभी फेरिस रोनाल्ड को लेकर के जाता है एक आदमी के पास। उसे वो डेटोनेटर देता है और कहता है कि तुम इसके बारे में क्या जानते हो। तब वो आदमी कहता है कि ये एक मिलिट्री ग्रेड डेटोनेटर है, वो भी अमेरिकन। कोई भी इसे इतनी आसानी से नहीं ले सकता। इसे सिर्फ एक ही आदमी पा सकता है और वो है अब्बू हमजा। तुम लोगों को उसके पास जाना चाहिए। तब सारे लोग चले आते हैं वापस आने के बाद फेरिस अपनी पूरी रिपोर्ट निकालता है और इन सबको कहता है कि जो एम्बुलेंस ब्लास्ट हुआ था उसे किंग फहद हॉस्पिटल से चुराया गया था। वो हॉस्पिटल उतना बड़ा नहीं है। चोरी के वक्त सिर्फ वहाँ पर 20 लोग मौजूद थे, यानी कोई ना कोई उन लोगों से मिला हुआ था। तब हमने मरे हुए सारे लोगों के डिटेल्स निकाले। जितने भी आतंकवादी मारे गए थे उनमें से एक आतंकवादी का भाई वहाँ पर मौजूद था, जिसका नाम है मेहट, यानी कि वो जरूर मिला हुआ था इन सारे लोगों से। ये लोग अपनी टीम लेकर के पहुंच जाते हैं मेहट के घर पे और चारों तरफ से हमला करना शुरू कर देते हैं। हमला करने के बाद ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, इन्हें मेहट नहीं मिलता मगर बाकी लोग मिलते हैं। फेरिस जब बड़े ही ध्यान से इन सबको देखता है तो कहता है कि इनमें से कोई भी बॉम्बर नहीं है और न ही शायद इन लोगों में से कोई बॉम्ब बनाता है। इनकी उंगलियों को देखो, जितने भी लोग बॉम्ब बनाते हैं उनकी उंगलियां खराब हो जाती हैं, मगर इनकी उंगलियां बिल्कुल ठीक है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक और बड़ा सा बॉम्ब बनाया गया है, जिसे रखा गया है एक कार में। तभी यहाँ पर डेमन नाम का एक आदमी आता है एम्बेसी से और रोनाल्ड को कहता है कि तुम लोगों का काम अब पूरा हो गया। तुम लोगों ने इन सारे आतंकवादियों को पकड़ लिया। यही थे जिन लोगों ने शायद वहाँ पे ब्लास्ट किया था। अब तुम लोग जा सकते हो अपने देश वापस। इन बातों को सुनने के बाद रोनाल्ड कहता है कि नहीं, अभी भी वो लोग आजाद घूम रहे हैं, ये तो सिर्फ मोहरे थे। मगर डेमन इनकी बातों को नहीं सुनता और कहता है कि तुम लोगों के जाने का इंतजाम कर दिया गया है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। तब रोनाल्ड के पास भी दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। वो अपने सारे साथियों के साथ यहाँ से निकल पड़ता है, मगर आधे रास्ते में वो देखता है कि पुल के ऊपर एक आदमी खड़ा है जो हाथ हिला रहा है। वो समझ जाता है कि वो किसी न किसी को इशारा कर रहा है। वो पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे एक और गाड़ी नजर आती है। वो समझ जाता है कि उस गाड़ी के अंदर शायद बॉम्ब है। धीरे धीरे वो गाड़ी आ रही है इनके करीब, मगर ये लोग एक से ज्यादा गाड़ियों से जा रहे हैं। ऐन वक्त पे रोनाल्ड अपनी वाली गाड़ी को मोड़ देता है और दूसरी गाड़ी जाकर के टकरा जाती है उस बॉम्ब वाली गाड़ी से। तब यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि अगल बगल की गाड़ियां पलट जाती हैं। जिस गाड़ी के अंदर रोनाल्ड है उसकी भी गाड़ी पलट चुकी है। तभी आतंकवादी चले आते हैं और सबसे पहले वो लिविट को खींच करके बाहर निकालते हैं। तभी फेरिस इन पर गोलियां चलाने लगता है। इस चीज को देखने के बाद अब बाकी आतंकवादी भी गोलियां चला रहे हैं। रोनाल्ड भी बाहर आ चुका है, मगर ये लोग अब पहुंच पाते उन तक उससे पहले वो लिविट को लेकर के भागने लगते हैं। वो आगे आगे भाग रहे हैं और ये लोग एक गाड़ी छीन करके उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, मगर आतंकवादी इनसे बहुत आगे हैं। शायद ये लोग कहीं उन्हें पकड़ भी ना पाए। अपनी लाख कोशिशों के बाद भी रोनाल्ड की पूरी टीम पीछे रह जाती है और बाकी आतंकवादी लिविट को लेकर के निकल जाते हैं। उसे बहुत पीटने के बाद घसीट के लेकर के जाने लगते हैं अपने अड्डे पे। तभी रोनाल्ड भी आ जाता है अपनी टीम को लेकर के, मगर उसे पता नहीं है कि वो जहाँ पे आया हुआ है इस जगह पे हर जगह खतरा है। हम एक आदमी को देखते हैं रॉकेट लॉन्चर के साथ। वो इनकी गाड़ी पर निशाना लगाता है और लॉन्चर छोड़ देता है, मगर इनकी गाड़ी से आ करके टकरा पाती उससे पहले रोनाल्ड गाड़ी को मोड़ लेता है और रॉकेट लॉन्चर सीधा जाकर के ब्लास्ट होती है एक घर में। इन आतंकवादियों को जरा भी परवाह नहीं है अगल बगल के लोगों की। वो हर तरफ गोलियां चला रहे हैं और बॉम्ब छोड़ रहे हैं। तब रोनाल्ड भी आ जाता है बाहर और एक एक करके इन्हें मारने लगता है, मगर इनसे लड़ना इतना आसान नहीं है। वो रोनाल्ड और बाकी लोग देख करके गोलियां चला रहे हैं, जबकि सारे आतंकवादी बिना देखे वो कहीं भी गोलीबारी कर रहे हैं। अंदर हम देखते हैं कि सारे लोग लुइट की वीडियो बना रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि क्या बोलना है, मगर लुइट उनकी मदद नहीं करता। तब वो उसकी धुलाई भी करते हैं। तभी रोनाल्ड अपने लोगों के साथ घुस जाता है अंदर। जो भी आतंकवादी उसके सामने आता है ये लोग उसे मौत के घाट उतार देते हैं। हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, हर तरफ लोग चिल्ला रहे हैं। अंदर हम देखते हैं कि उन लोगों को लगता है कि अब लुइट उनके किसी काम का नहीं है। तब वो लोग कैमरे को स्टार्ट करते हैं और उसके गले पे चाकू रख करके जाते हैं गला काटने के लिए। तभी ऐन वक्त पे यहाँ पे जेनेट आ जाती है और सबको मारने के बाद बचा लेती है लुइट को। जब ये लोग निकल रहे होते हैं तभी इन्हें कुछ बच्चों की आवाज सुनाई पड़ती है। इन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ से आवाज आ रही है। तब ये लोग जाते हैं उस कमरे में बच्चों को देखने के लिए। उनकी नजर पड़ती है एक परिवार पे। यहीं पर एक छोटी सी बच्ची है जो डरी हुई है। तब उसके पास जेनेट जाती है और शांत करवाने के लिए एक लॉलीपॉप देती है। बच्ची
बच्ची लॉलीपॉप लेने के बाद बदले में एक कंचा देती है जेनेट को। जैसे ही जेनेट की नजर कंचे पे पड़ती है वो समझ जाती है कि सारे बॉम्बिंग की शुरुआत यहीं से होती है, यानी यहीं पर वो मास्टरमाइंड आदमी है। इस चीज को देखने के बाद फेरिस जाता है एक बूढ़े आदमी के पास और उसकी उंगलियों को देखता है। उसकी उंगलियां पूरे तरीके से बर्बाद हो गई हैं। वो समझ जाता है कि ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि अब्बू हमजा है, जो सारे बॉम्ब को बनाता है और सारी प्लानिंग भी करता है ब्लास्ट की। वो उस पर बंदूक तान देता है उसे मारने के लिए, मगर वो गोली चला पाता उससे पहले फेरिस को आकर के इस बूढ़े आदमी का पोता शूट कर देता है। इस चीज को देखते ही जेनेट उस आदमी को शूट कर देती है और फेरिस हमजा को शूट कर देता है। अब फेरिस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। सब लोग फेरिस को संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ हम अब्बू हमजा को देखते हैं जो मरते वक्त अपने दूसरे पोते को बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है और दम तोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद इन्हें एहसास होता है कि फेरिस की मौत हो गई है। तब सारे के सारे लोग जाते हैं उसके घर पे। रोनाल्ड जाकर के मिलता है फेरिस के बेटे से और कहता है कि तुम्हारे पिता एक बहुत ही बहादुर इंसान थे जिन्होंने अपने फर्ज के लिए अपनी जान दे दी। पूरी दुनिया उनके कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। इतना कहने के बाद ये सारे लोग अमेरिका वापस आने की तैयारी करने लगते हैं। यहाँ आते ही अपने सीनियर से उनकी मुलाकात होती है। वो इन सबको कहता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं तुम लोगों की तारीफ नहीं कर सकता और ना ही बाकी लोग करेंगे, क्योंकि बिना परमिशन के तुम लोग सऊदी गए थे। तो तुम सबके ऊपर एक कार्यवाही होने वाली है। अपने आप को तैयार रखो और अपने आंसर्स को तैयार कर लो। तुम सबके जवाब एक जैसे होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों में से कोई भी सस्पेंड हो। इतना कह के वो चला जाता है। तभी लुईट आता है रोनाल्ड के पास और कहता है कि जब फ्रांसिस की मौत हुई थी और जेनेट रो रही थी तब तुमने उसके कान में कहा था और वो चुप हो गई थी। आखिर क्या कहा था तुमने? रोनाल्ड कहता है कि मैंने उससे कहा था कि रोना बंद करो, हम बदला लेंगे और उन सारे लोगों को मार गिराएंगे। तभी हम अबू हमजा के पोते को देखते हैं जिसकी माँ उससे पूछती है कि मरते वक्त तुम्हारे दादा ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? तब वो कहता है कि उन्होंने कहा था कि रो मत, हम उन सबको ढूंढ निकालेंगे और मार गिराएंगे। इन बातों को सुनने के बाद हमें पता लगता है कि आखिर ये दुनिया कैसे चल रही है। आतंकवादी किसी को मारते हैं, उसके बाद पुलिस वाले उन्हें मारते हैं, तब बाकी आतंकवादियों में आक्रोश भर जाता है और यहाँ तक कि मरे हुए लोगों के परिवार में भी। फिर वो भी आतंकवादी बन जाते हैं और मारते हैं मासूम लोगों को। तब फिर से पुलिस वाले उन्हें मारते हैं और ये साइकिल ऐसे ही चलते जाता है और ये साइकिल कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ऐसे ही लोग मरते जाएंगे और बदले की भावना सब में चलती जाएगी। ये लोग कभी भी नहीं रुकने वाले। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।